Assalamualaikum everyone. My name is Zan Ahmed and I'm a second year MBBS student at Khyber Medical College, Peshawar. And in today's video, I'm going to tell about my MDCAT journey, my experience. In the MDCAT 2022, I secured 183 out of 200 marks. And in today's video, I will tell you what was my timetable, what was my routine, what are the mistakes I did that you shouldn't do. The very first thing जो कि मेरे पास थी और जो कि होनी चाहिए to ace MDCAT, to ace any exam in life is consistency and regularity. Regularity is very necessary when you are competing for any exam. During my school life and during my FSC, I was the most regular student और मैंने कभी भी बिला वजह छुट्टी नहीं की. Even मैंने छुट्टी की नहीं है. Like in my first year and in my second year, I had only a single half day. और MDCAT की प्रिपरेशन में भी यही consistency और यही fluency थी. मैंने एकेडमी से कभी बिला वजह छुट्टी नहीं की और जो काम डेली का था डेली किया, कभी उसको पोस्टपोन नहीं किया. और ये चीज़ आपको भी करनी है. जब आप रेगुलरिटी छोड़ देते हैं, एक दिन काम किया, 2 दिन नहीं किया, फिर एक दिन काम किया, 2 दिन नहीं किया, तो इस तरह आपकी जो एक पेस होती है और जो आपका वर्किंग स्केड्यूल होता है वो सारा बिगड़ कर रह जाता है. दूसरा क्वेश्चन आ जाता है एकेडमी का. अभी भी लोग पूछते हैं एकेडमी ज्वाइन करें ना करें, कोर्स क्या है, कॉन्स क्या है, ऑनलाइन एकेडमी हो, फिजिकल एकेडमी हो. सिंपल सी इसकी बात है और सिंपल सा रूल है. मैंने अपनी लाइफ में कभी एकेडमी ज्वाइन नहीं की. आई हैव नेवर बीन टू कोचिंग थ्रू आउट माई लाइफ until my FSC Part 2 exams got cleared. I have never ever been to the tuitions. I have never ever been to the academies. मुझे पता ही नहीं था कि कोचिंग या अकेडमीज में पढ़ाते कैसे हैं. मैंने इवन एक सिंगल क्लास भी नहीं ली हुई थी अपने 12th के एग्जाम्स तक कि अकेडमीज कैसे काम करती हैं और अकेडमीज में कैसे पढ़ाया जाता है. कि अगर आपको अपने इंस्टीट्यूट में अच्छी क्लासेस मिल रही हैं, अच्छे टीचर्स मिल रहे हैं, लेक्चर्स मिल रहे हैं, तो इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू गो टू अकेडमी ड्यूरिंग योर FSC. और FSC में रहते हुए आप ऑनलाइन रिसोर्सेज से फ़ायदा ले सकते हैं. और YouTube है आपके पास, इंटरनेट है, उस पर सर्च आउट करके देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स, आप उनसे मैक्सिमम बेनिफिट हासिल कर सकते हैं. द रीज़न आई जॉइंड अकेडमी आफ्टर माई FSC और ड्यूरिंग MDCAT प्रिपरेशन, उसकी रीज़न यही थी कि मैं अपने कॉलेज के सब्सटीट्यूशन में कुछ ना कुछ ज्वाइन करना था. बिकॉज आई नो कि आई एम अ इंस्टीट्यूशन पर्सन. मैं घर बैठ के लगातार 12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे नहीं पढ़ सकता. आई नीड सम इंस्टीट्यूट, आई नीड सम प्लेस जहाँ पे जाके मैं कुछ अमाउंट अपना टाइम की कंज्यूम करके पढ़ लूँ और बाकी टाइम मैं घर पे पढ़ लूँगा. बिकॉज आई वॉन्टेड टू कंज्यूम माई टाइम फुली. तो आप में से वो लोग जिनको अपने घर में पढ़ने की आदत नहीं है या फिर वो लेक्चर्स या क्लास के बगैर नहीं पढ़ सकते, तो उनके लिए एडवाइजेबल यही है कि आप लोग फिजिकल अकेडमी में चले जाएं. It's better to go to academy, it's better to invest on academy rather than wasting your time. और फिर आप खुदा न खास्ता एडमिशन ना हो और अपना पूरा साल ज़ाया करने से बेहतर है कि आप 2 महीने अकेडमी में लगा लें. नॉट जस्ट बिकॉज कि आप एक कॉन्सेप्ट वहाँ पे क्लियर होंगे, इसलिए कि आपका घर में टाइम वेस्ट होगा या आप उस तरीके से नहीं पढ़ सकते. देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स. कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो घर में ईजी होकर पढ़ सकते हैं, तो वो बेशक फिजिकल अकेडमी ज्वाइन ना करें. लेकिन कुछ स्टूडेंट्स मेरी तरह होते हैं जो कि एक जगह पर बैठ के 12-13 घंटे नहीं पढ़ सकते, या उनके लिए पॉसिबल नहीं होता, या उनका टाइम वेस्ट होता है इस तरह. तो उनके लिए एडवाइजेबल है कि आप लोग कोई फिजिकल अकेडमी ज्वाइन कर लें ताकि वहाँ पर जाकर अपना टाइम आप कंज्यूम करें. व्हेन आई कंप्लीटेड माई FSC, मुझे अकेडमीज़ के बारे में, शॉर्ट कोर्सेज क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म कोर्सेज क्या होते हैं और FLPs क्या होते हैं, लिटरली आई न्यू नथिंग अबाउट दीज थिंग्स. इवन संडे टेस्ट के बारे में भी नहीं पता था. When I was in your stage, I had no one to guide me कि कौन सी अकेडमी अच्छी है, कौन सी अकेडमी अच्छी नहीं है. I have never heard about NGCon, QCA, MM Academy. I was so naive in the town कि मुझे अकेडमीज़ के बारे में और इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था. I just heard from someone in my relatives के किप्स से उन्होंने प्रिपरेशन की थी, तो I thought ओके किप्स से प्रिपरेशन करनी चाहिए. I discussed it with my friends और वो लोग भी किप्स जा रहे थे, तो I said ओके मैं भी तुम लोगों के साथ चला जाऊँगा. बट वो कोई एक प्री प्लान नहीं था कि हाँ इसी इंस्टीट्यूट में जाना है और यहाँ पर जाकर पढ़ना है और ऐसे पढ़ना है. I knew nothing before I joined. और वहाँ पर भी जाकर I had many class fellows of mine का बाद में एडमिशन नहीं हुआ. तो getting into an academy doesn't make you secure or doesn't qualifies you for admission. मिसकंसेप्शन अपने माइंड में कभी भी नहीं रखनी कि आपने अकेडमी ज्वाइन कर लिया है तो बस अब आपका एडमिशन पक्का हो गया. देयर इज नथिंग सच लाइक दैट. और मैंने भी जो अकेडमी ज्वाइन की थी उसकी सिर्फ एक ही रीज़न थी कि मेरा टाइम वेस्ट ना हो. सो हियर स्टार्ट्स माई जर्नी फॉर ईटा MDCAT. जैसे ही हमारे FSC के एग्जाम्स ख़त्म हुए, 2 दिन के बाद आई ज्वाइंड अकेडमी
और एकेडमी का टाइम था सुबह 7 बजे से लेकर दिन को 12 बजे तक। तो व्हाट आई यूज़ टू डू इज़ के सुबह आई यूज़ टू वेक अप एट 6 की नमाज़ पढ़नी। उसके अलावा मैं क्विक रिवीजन देता था बायोलॉजी को, अपनी जो KPK की बायोलॉजी थी, बिकॉज उस टाइम तक हम लोग क्लियर नहीं थे कि हमारा थ्रू आउट द पाकिस्तान टेस्ट आएगा या सिर्फ KP का टेस्ट आएगा। तो मेरी स्ट्रेटजी उस टाइम पर ये थी कि मैं मैक्सिमम कोशिश करूं कि मैं सारे प्रोविंसेस की चीज़ों को लूं और KPK पर भी फोकस करूं साथ साथ। आई यूज टू ट्रेवल 1 आवर फ्रॉम हरीपुर टू एबटाबाद to go to academy, or during this time I never used to listen songs in the way, I never used time to sleep away। और इस टाइम में मैं अपनी जो पिछला हमारा होता था लास्ट डे का जितना भी काम होता था एकेडमी में, आई यूज टू रिवाइज दैट क्विकली, और उसका भी मैं बताता हूँ कि मैं कैसे नोट्स बनाता होता था और कैसे मैं काम करता था। आई यूज टू गो टू अकेडमी, देन वहाँ पर 8 to 12 या 8 to 1 क्लासेस होती थी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, इस तरह क्लासेस होती थी। आई यूज टू अटेंड लेक्चर्स, आई यूज टू राइट डाउन ऑल द पॉइंट्स ड्यूरिंग द लेक्चर्स, और जो जो प्रैक्टिस होती है एज यू नो जिस तरह का एटमोसफियर होता है उसके हिसाब से काम करना। फिर उसके बाद ड्यूरिंग ट्रेवलिंग बैक आई यूज टू रिवाइज ऑल द थिंग्स एंड यूज टू मेक रफ नोट्स आउट ऑफ द पॉइंट्स आई हैव रिटन ड्यूरिंग द क्लास इन द अकेडमी इन माई वे। और एबटाबाद से हरीपुर का रास्ता जो है वो थोड़ा सा पहाड़ी है रास्ते में, तो लाइक पीपल यूज टू से कि तुम इतने अजीब तरीके से क्यों लिख रहे हो और इस टाइम लिखने की क्या ज़रूरत है, बट आई नेवर थॉट टू वेस्ट अ सिंगल मिनट ऑफ माइंड, आई नेवर थॉट टू वेस्ट अ सिंगल सेकंड ऑफ माइंड, और मैं अपना हर मैक्सिमम टाइम कंज्यूम करना चाहता था। तो वो जो रास्ते का टाइम होता था, रास्ता ख़राब भी होता था बीच में, और बट स्टिल आई यूज टू फोकस ऑन द थिंग्स आई हैव स्टडीड, और मैं उनको रिवाइज करता था रास्ते में। व्हेन आई यूज टू कम बैक टू होम आई हैड 1 आवर फॉर माई फूड, और उसके अलावा हाफ आवर का मेरा सिस्टा होता था, या जिसको आप खाने के बाद कैलूला करना कहते हैं। तो जस्ट बिकॉज के उस टाइम आपको नींद बहुत शदीद आ रही होती है, और अगर उस टाइम आप ना सोएं तो फिर भी आपके दिमाग पर ऑब्वियसली बर्डन होता है। तो वो शॉर्ट सा एक सिस्टा होता था आधे घंटे का। आई यूज टू हैव माई अलार्म विद मी, और मैं बस 3 बजे तक आई यूज टू गेट अप, और 3 बजे आई यूज टू मेक ऑल द न्यू नोट्स जो कि मैंने अकेडमी में पढ़ा होता था। और वो सारे पॉइंट्स ऑब्वियसली एक दिन में आपने एक दफ़ा लेक्चर सुना है, फिर उसके आपने रफ नोट्स बनाए हैं, फिर आपने एक दफ़ा उसको रिवाइज किया है, तो वो सारे पॉइंट्स आपके माइंड में होते हैं। तो मैं ज़ुबानी नोट्स बनाता होता था अपने, जो भी पॉइंट्स मैंने नोट किए थे, जो भी लिया था। फिर उसके बाद जो शाम का टाइम होता है वो ऑब्वियसली थोड़ा सा हेक्टिक टाइम होता है, और बंदा जो है उसको फैटीग सी आ रही होती है, और शाम का टाइम कभी भी अच्छा नहीं होता आप नई चीज़ों को एब्जॉर्ब करने के लिए, आपकी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी होती है। तो 4 बजे से लेकर ऑनवर्ड्स 6-7 बजे तक मैं MCQ प्रैक्टिस करता था। लाइक फिजिक्स का जो टॉपिक पढ़ा है उसके MCQ की प्रैक्टिस, केमिस्ट्री का जो टॉपिक पढ़ा है उसके MCQs की प्रैक्टिस, बायोलॉजी का जो टॉपिक पढ़ा है उसके MCQs की प्रैक्टिस। और जो टाइम बीच में, मतलब आप फॉर एग्जांपल 4 घंटे आप MCQ प्रैक्टिस तो नहीं कर सकते, तो बीच में जो टाइम आधा घंटा या 1 घंटा बीच में मैं निकालता था, उसमें मैं जो पुराना पढ़ा हुआ होता था कुछ भी रिवाइज कर लेता था, ताकि मेरा टाइम वेस्ट ना हो। और इंस्टेड ऑफ यूजिंग दैट टाइम इन सम अदर एक्टिविटीज़ और अपने आप को किसी और जगह रिफ्रेश करने से अच्छा है कि मैं उस टाइम में रिवीजन कर लूँ। तो बीच में से 1 घंटा निकाल के आई यूज टू रिवाइज थिंग्स। फिर उसके बाद शाम को 7 बजे से ऑनवर्ड्स आई यूज टू स्टडी ऑनलाइन, लाइक ऑनलाइन कोई लेक्चर देख लिया, फिजिक्स इन सेकंड्स का लेक्चर देख लिया, केमिस्ट्री के लेक्चर्स हैं, वाजिद अली कंबो के लेक्चर्स देख लिए। उसके अलावा फिर रात को 10 बजे तक 11 बजे तक ये आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो जाता था। फिर रात को मुझे जो टाइम मिलता था 11 से ऑनवर्ड्स वो मैं इंग्लिश को देता था। तो 11, साढ़े 11, 12 बजे तक आई यूज टू गो टू बेड, आई यूज टू गो टू स्लीप। और मैंने अपनी नींद कभी कंप्रोमाइज़ नहीं की MD कैट में। कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं हम लोगों ने आते हैं जाग के गुजारी हैं, हमने अपनी रातों की नींद कुर्बान की है। तो आई नेवर कंप्रोमाइज माई स्लीप, आई यूज टू स्लीप वेल। लाइक 12 बजे से लेकर सुबह आप 6 बजे तक या 7 बजे तक, अब 6 बजे तक ऑलमोस्ट इफ़ यू गो टू स्लीप, तो 6 घंटे की नींद, और दिन में अगर आप 1 घंटे की नींद को मिला लें तो 6-7 घंटे की स्लीप आई यूज टू हैव इट रेगुलरली ऑन द डेली बेसिस। तो ये अपनी आपने भी ख्याल रखना है कि अपनी नींद को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना, नींद को ख़राब करके आप स्टडीज़ नहीं करनी, क्योंकि आप 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन तो ऐसे कर लेंगे, लेकिन जब आप लॉन्ग रन पे काम करेंगे तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। लाइक आप एक पूरे 2 महीने के लिए आप ये रूटीन कैसे मेंटेन कर सकते हैं, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो कोशिश करनी है कि थोड़ा सा अपनी स्लीप को मेंटेन करना है। आई यूज टू स्लीप 8, 9, 10 आवर्स बिफोर, लेकिन जब MD कैट के दिन थे तो मैंने ऑब्वियसली उसको रिड्यूस करके 7 आवर्स पर ले आया था। लेकिन 6-7 आवर्स इज़ नेसेसरी फॉर यू टू
हैव अ हेल्दी ब्रेन और वर्किंग ब्रेन। तो इतनी स्लीप आपने लाजमी करनी है। और जो सबसे अच्छा एब्जॉर्बिंग टाइम आपके लिए होता है वो मॉर्निंग का टाइम होता है। लाइक मॉर्निंग में 6, 7, 8 बजे से लेकर 12, 1 बजे तक। उसकी रीज़न ये है कि आपकी एक साइकोलॉजी बनी हुई होती है। लाइक आप लास्ट 12-13 साल से आप लोग कॉलेजेस में, स्कूल्स में जा रहे होते हैं, और वहाँ पर आपका टाइम क्या होता है, आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक क्या होती है, सुबह 7-8 से लेकर 12 जो टाइम होता है आपका। एक तो वैसे ही आपका माइंड जो है इस टाइम पे एक ट्रेंड होता है काम करने के लिए। दूसरा ये कि इस टाइम आप सुबह जब फ्रेश होकर उठते हैं तो आपकी जो एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होती है वो भी ज़्यादा होती है। तो इस टाइम को कभी वेस्ट ना करें। आई हैव सीन पीपल जो कि बस सुबह के टाइम सो जाते हैं और कहते हैं हम शाम के टाइम पढ़ेंगे। अच्छी बात है, इट्स गुड, हर एक का अपना तरीका होता है, लेकिन एक स्टैंडर्ड रूल जो है वो यही है कि आप अपने ये वाला जो टाइम है इसको वेस्ट बिल्कुल भी ना करें। और सुबह का जो आइडियल टाइम है 5, 6, 7 घंटे हैं, इनको मैक्सिमम कंज्यूम करें अपनी प्रिपरेशन के लिए। फिर स्टूडेंट्स बात करते हैं मल्टीपल रिवीजन्स की। अब मैं आपको अपने बारे में बताऊं, मैंने एकेडमी में लेक्चर लिया, सारा फुल बुक्स का लेक्चर लिया, एक रिवीजन हो गई। उस सारे लेक्चर, सारी चीज़ों को मैंने नोट डाउन किया, दूसरी रिवीजन हो गई। वापस आते हुए मैं जब उनको रिवाइज कर रहा था, तीसरी रिवीजन हो गई। घर आके जब नोट्स बना रहा था, चौथी रिवीजन हो गई। फिर उसके बाद जब रात को मैं दोबारा से लेक्चर लेता था, वो मेरी 5वीं रिवीजन हो गई। तो एट ए टाइम मेरे 5 रिवीजन्स को लेकर खुद ब खुद चल रहा था। उसके अलावा जब एक ये पूरा प्रोसेस खत्म हो जाता था तो डिफरेंट फिर दोबारा से अकेडमीज में भी दोबारा से वो रिवाइज करवाते थे। फिर इसी तरह जब आपका ऑनलाइन आप जब लेक्चर्स ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप फिजिक्स इन सेकंड्स के लेक्चर ले रहे हैं, 20 दिन के बाद आपका कोर्स खत्म हो गया, फिर दोबारा से स्टार्ट कर दिया, दोबारा से आप लेक्चर्स ले रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि इस तरह कितनी दफ़ा इंसान की रिवीजन हो जाती है और कितनी मल्टीपल टाइम्स रिवीजन हो जाती है। फिर आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि मैंने 1 दफ़ा रिवीजन करनी है, मैंने 2 दफ़ा रिवीजन करनी है, मैंने 3 दफ़ा रिवीजन करनी है, क्योंकि आपका सारा टाइम जो है वो पढ़ने पर ही जा रहा है और सारा टाइम जो आपका कंज्यूम हो रहा है वो स्टडीज़ पर ही कंज्यूम हो रहा है। अच्छा, फिर उसके बाद एक और चीज़ जो है जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था, जो कि मेरी जर्नी में भी इम्पोर्टेंट थी, वो ये है कि फेडरल की बुक भी पढ़ें, पंजाब की बुक भी पढ़ें और केपी की बुक भी पढ़ें। मतलब सारे प्रोविंसेस की बुक्स पढ़ें या ना पढ़ें। हमारी दफ़ा तो ये सीन था कि हमसे बिल्कुल पहला जो बैच था 2022 का, उनका तो थ्रू आउट द पाकिस्तान जो टेस्ट आया था, और उसमें बहुत वियर्ड क्वेश्चंस आए थे थ्रू आउट द पाकिस्तान बोर्ड, इवन बलोचिस्तान बोर्ड के, सिंध बोर्ड के क्वेश्चंस भी आए हुए थे। तो हमारे माइंड में तो यही चीज़ थी कि हमने जो प्रिपरेशन करनी है वो सारे बोर्ड्स की करनी है। सो दैट वाज द रीज़न वी स्टडीड पंजाब समहाउ, वी स्टडीड फेडरल समहाउ। और हमारे ऊपर तो एक लटकती हुई तलवार थी कि पीएमसी टेस्ट लेगा और वो थ्रू आउट द पाकिस्तान टेस्ट लेगा और एमसीक्यूज कहीं से भी आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे अभी भी याद है कि मैंने रेजिस्टेंस के जो डिफरेंट बैंड्स होते हैं, लाइक डिफरेंट कलर्स होते हैं, ऑरेंज कलर की इतनी रेजिस्टेंस होती है, ब्लू कलर के बैंड की इतनी रेजिस्टेंस होती है, ये कोई पंजाब की बुक में टॉपिक था। आई गेस पंजाब में भी नहीं था ये टॉपिक, पीएमसी के पास पेपर में 22 में आया हुआ था कोई। उसकी वजह से मैंने सारी रेजिस्टेंस की बैंड सीरीज याद की थी, जो कि बिल्कुल इरेशनल और इलॉजिकल थी, हमारे कोर्स से रेलिवेंसी नहीं रखती थी। इसी तरीके से और बहुत ज़्यादा टॉपिक्स थे जो कि हमने पढ़े थे, जो कि बिला वजह हमने पढ़े थे, उनकी ज़रूरत नहीं थी पढ़ने की। तो हमारा तो ये इशू था। जब हमारी दफ़ा भी चीज़ें क्लियर हो गई, पीएमसी का नोटिफिकेशन आ गया कि टेस्ट प्रोविंसेस लेंगे और हमारा प्रोविंस बनाएगा टेस्ट, तो फिर सब ने अपना फोकस केपी की टेक्स्ट बुक्स पर कर लिया था और मैंने भी अपना फोकस केपी की टेक्स्ट बुक्स पर कर लिया था। तो अभी तो खैर चीज़ें और ज़्यादा वाज़ेह हो गई हैं कि जो टेस्ट बनेगा वो केएमयू बनाएगी, और केएमयू केपीके की बॉडी है, गवर्निंग बॉडी है। बेहतर ये है कि आप लोग मैक्सिमम तैयारी जो है अपनी टेक्स्ट बुक से करें और मैक्सिमम चीज़ें उससे कवर हो भी जाती हैं। उसके अलावा भी अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है तो आप फेडरल को देख सकते हैं, बट आई वुड नॉट रिकमेंड पंजाब एट दिस टाइम, क्योंकि पंजाब के साथ आपकी कोई रेलिवेंसी नहीं है। हाँ, जो टॉपिक्स सिलेबस में मेंशन हैं और पंजाब बुक में है, हमारी बुक में नहीं है, उनके लिए आप पंजाब टेक्स्ट बुक को रेफर कर सकते हैं। अदरवाइज डोंट नीड टू गो फॉर पंजाब, बट आप फेडरल को देख सकते हैं, क्योंकि पॉसिबल है कि फेडरल में से कुछ एमसीक्यूज आ जाएं या फेडरल में से आ जाएं, वो भी बहुत ना होने के बराबर चांसेस हैं कि फेडरल से कोई एमसीक्यूज आएंगे। अपनी मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए आप फेडरल बुक्स को देख सकते हैं। अदरवाइज आपके लिए आइडियल बुक्स जो हैं वो आपकी केपी टेक्स्ट बुक्स हैं, आप उन्हीं को फॉलो करें। और आखिरी चीज़ जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, जो कि रेलिवेंस भी रखती है, वो है संडे टेस्ट या फिर जो भी टेस्ट होते हैं अकेडमीज़ के। अगर मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो मैं कभी भी तैयार करके टेस्ट नहीं देता होता था। लाइक आई नेवर यूज टू प्रिपेयर माई टेस्ट, आई नेवर यूज टू, फॉर एग्जाम्पल एक टेस्ट अनाउंस हो गया, संडे को ये वाला टेस्ट हो रहा है, इसमें ये वाले चैप्टर्स आएंगे, आई नेवर सॉ दोज चैप्टर्स। अगर मैंने पढ़ा होता तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं पढ़ा हुआ तो देन इट्स ओके। आई यूज टू गिव माई टेस्ट, अपने टाइम पर दिया, जो एमसीक्यू नहीं आया उस एमसीक्यू को देखा कि क्यों नहीं आ रहा, और मेरे मार्क्स भी उसके हिसाब से कम आते थे। पर मैं समझता हूँ कि असली गेम तब शुरू होती है जब आप टेस्ट दे चुके होते हैं। आपने टेस्ट दे दिया, आपकी सेल्फ इवेल्युएशन हो गई, आपके मार्क्स आ गए, अब आपको पता चला कि आप कितने पानी में हैं। फिर आपको प्रिपरेशन करनी है और फिर उन चीज़ों को रेक्टिफाई करना है कि अगर आपने बगैर पढ़े या बगैर तैयारी किए टेस्ट दिए और आपके ये मार्क्स आ गए हैं, तो इट मीन्स दीज आर योर स्ट्रेंथ्स।
ये चीज़ें आपकी स्ट्रेंथ हैं, इन चीज़ों पर आपने काम कर लिया, यू आर गुड इन दीज थिंग्स। नाउ वो चीज़ें जो कि जिन पर आपने काम नहीं किया या जिन पर आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, वो ये वाली चीज़ें हैं। इन चीज़ों पर आपने हार्डवर्क डालना है, इन चीज़ों को आपने इम्प्रूव करना है, उस पर फिर आपने लेक्चर्स लेने हैं, उस पर आपने फिर उन चीज़ों को नोट डाउन करना है और उनको रिपीट नहीं करना। नेक्स्ट टाइम जब दोबारा टेस्ट होते थे तो वो उन्हीं टेस्ट में मेरे मार्क्स फिर इम्प्रूव होते थे और इसी तरह इम्प्रूव करते 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 आई यूज टू रीच। इफ़ आई टेल यू अबाउट माई फर्स्ट टेस्ट, तो हमारे कॉलेज में आई वॉज इन सेकेंड ईयर का ऑलमोस्ट एंड था। स्टार्स एकेडमी ने एक टेस्ट लिया था हमारे कॉलेज में, 200 मार्क्स का टेस्ट था और उसमें आई गेस मेरे 25 मार्क्स आए थे। आई हैड 25 मार्क्स इन माई फर्स्ट फुल लेंथ टेस्ट। और ये चीज़ चलती जब इंजीकॉन का लास्ट टेस्ट हुआ था तो उसमें मेरे 178-179 मार्क्स आए थे। तो ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जाती हैं, आपको पता होता है कि आपका पोटेंशियल क्या है, आपने तैयारी की हुई है, किस तरह के MCQs आते हैं, यू आर गुड टू गो। टेस्ट मार्क्स पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, एंजाइटी पालने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ पर खड़े हैं। आपने टेस्ट में जो मिस्टेक्स की हैं, अगर वो मिस्टेक्स रेलिवेंट हैं या वो मिस्टेक्स, फॉर एग्जांपल आपके टेस्ट में 50 MCQs जो हैं वो आउट ऑफ द कोर्स आ गए एंड यू नो दे आर आउट ऑफ द कोर्स, मतलब दिल बहलाने के लिए नहीं कह रहे कि आउट ऑफ द कोर्स हैं, बल्कि हैं ही आउट ऑफ द कोर्स। कुछ इस तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, वो मतलब कोर्स के अंदर से ही चीज़ आई होगी, लेकिन वो कहेंगे बस ये डायरेक्ट कोर्स में नहीं थी, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए बोलेंगे ठीक है कोर्स में नहीं थी इसलिए मेरा मार्क्स कम आया। तो ये चीज़ भी नहीं करनी। अगर जेन्युइनली वो चीज़ कोर्स में नहीं है या आपसे रिलेटेड नहीं है और उसमें आपके मार्क्स अगर कम आ रहे हैं तो इट्स ओके, लाइक यू डोंट नीड टू वरी ओवर दैट। लेकिन अगर वो चीज़ आपसे रेलिवेंट है तो उसमें आपने फिर अपने लिए देयर मस्ट बी द रूम फॉर बेटरमेंट, उसमें आपने अपने आप को इम्प्रूव करना है और नेक्स्ट टाइम वो गलती नहीं करनी। आई वुड हैव शेयर्ड द डिटेल्स ऑफ माई जर्नी, ये चीज़ ऐसी हुई, ये चीज़ ऐसी हुई, लेकिन उन चीज़ों का आपको कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने सिर्फ यहाँ पर वो वाले पॉइंट्स एक्सप्लेन किए हैं जिनका आपको फ़ायदा हो, जिनसे आप मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकें।